प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 1.3। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है इस एक्सरसाइज में, वो मैं आपको एक मोटा मोटा ब्यौरा दे देता हूँ, आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, हम इस एक्सरसाइज में जो पढ़ने वाले हैं वो रहेगा कि पहली बात तो ये हमें पढ़ना होगा कि हम किसी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ टू रेशनल नंबर रिप्रेजेंट इनटू डेसिमल फॉर्म, ये हमें पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना होगा व्हाट आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी कि व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। और तीसरी बात हमें पढ़नी होगी कि व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। और चौथी बात जो बच्चों हमको पढ़नी है यहाँ पर, वो रहेगी कि व्हाट आर रेकरिंग डिजिट्स। रेकरिंग डिजिट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पूरा का पूरा जानकारी यहाँ पर लेंगे। क्लियर हो गई बात? तो मैंने आपको प्यारे बच्चों ये बात बताई है कि जब हम रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, और रेकरिंग डिजिट्स क्या होती हैं। ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दूं कि ये हिंदी में टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम शांत दशमलव कहते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि शांत दशमलव क्या होता है। और हम जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है इसको हिंदी में अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव इसको कहा जाता है। ठीक है। रेकरिंग डिजिट्स को प्यारे बच्चों आवर्ती दशमलव बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं आवर्ती दशमलव। ठीक है। चलिए, अपनी बातों को मैं शुरू करूंगा। ये हमारी एक्सरसाइज रहेगी। इसके क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट में आपको अलग से बना के इस पर वीडियो आपके लिए आ जाएगी। तो चलिए, मैंने आपको दो नंबर्स के बारे में बताया था। मैंने बोला था कि एक आपका रेशनल नंबर होता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक आपका इरेशनल नंबर होता है। तो जो रेशनल नंबर और इरेशनल होता है, तो मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। मान लेते हैं कि ये कोई नंबर है। मैंने दो नंबर आपको बताए थे कि एक नंबर रेशनल होता है और एक नंबर की फॉर्म इरेशनल होती है। ये दो नंबर मैंने आपको बताए थे प्यारे बच्चों। अगर मैं रेशनल की बात करूं तो रेशनल नंबर बेटा वो नंबर होता है जो P अपॉन क्यू की फॉर्म का होता है, और जहां पर Q शुड नॉट बी जीरो, यहाँ पर Q जो है जीरो नहीं होता है। इरेशनल नंबर कोई भी ऐसा नंबर होता है जो अंडर रूट एक्स की फॉर्म का होता है, लेकिन यहाँ x जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये रेशनल और इरेशनल मैंने आपको समझाए थे। अब कहानी शुरू करते हैं रेशनल नंबर से। यानी रेशनल नंबर जो होता है, मान लो मैंने बोला ऐसे 1/2, मैंने बोला 5/4, मैंने बोल दिया आपको 2/5। तो इस टाइप के नंबर जब मैं आपको बोलता हूँ तो आप बोलोगे कि ये रेशनल नंबर हैं, तो आप बोलोगे यस सर ये रेशनल नंबर हैं। अगर ये रेशनल नंबर हैं तो मैं इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सीधी सी बात है। तो यानी डेसिमल फॉर्म में अगर मुझे इनको कन्वर्ट करना है तो मैं 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे इसको डेसिमल में आप 0.5 लिख सकते हो, है ना। अगर कोई बच्चा ये भी नहीं जान पा रहा है कि इसको 0.5 कैसे लिखना है, तो मैं उसके लिए करके दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ पर 1 जो ऊपर लिखा होता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे लिखा होता है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जो नंबर ऊपर लिखा होता है ये बेसिकली डिविडेंड होता है, यानी कि ये हमारा भाज्य होता है। और जो नीचे लिखा होता है ये वाला नंबर, ये डिवाइज़र होता है, यानी हमें 1 को 2 से डिवाइड करना है। जब हम 1 को 2 से डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये 1 जो नंबर छोटा है अंदर लिखा हुआ, ये इस 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर जो डिवाइज़र है वो बड़ा है। और अगर ऐसी कंडीशन होती है, जब भी ऐसी कंडीशन बनती है कि हमारा डिविडेंड छोटा हो जाता है और डिवाइज़र हमारा बड़ा होता है, तो हम ऐसी कंडीशन में जीरो के साथ पॉइंट लगा देते हैं, और यहाँ पर हम एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं। अब ये हो जाता है 10, और अब हम इसको 2 5 जा 10 बोल के फिर इसको माइनस कर देते हैं और जीरो आ जाता है। जब हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है, जब हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है, बस फिर हम बोलते हैं कि ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। क्लियर है बात? यानी 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। उसी प्रकार हम 5/4 को क्या लिख सकते हैं, तो आप 5 को डिवाइड करोगे 4 से। जब आप 5 को 4 से डिवाइड करने के लिए जाओगे, तो मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ। तो 4 से डिवाइड करोगे तो होगा 4 1 जा 4, और यहाँ से 5 में से आप 4 को माइनस करोगे तो 1 आएगा।
लेकिन अब ये 1 इससे डिवाइड नहीं होगा, तो आप यहाँ पर पॉइंट लगाओगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लोगे। अब ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और यहाँ से 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, और यहाँ पर डेसिमल लगा है तो आप एक 0 और बढ़ा सकते हैं, और अभी हो जाएगा 4 5 जा 20, और फाइनली यहाँ पे आएगा 0। तो जब 0 आ जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि अब हमारा ये आंसर आ चुका है। तो हम 5/4 को क्या लिख सकते हैं, तो 5/4 को लिखा जा सकता है 1.25। उसी प्रकार हम 2/5 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 0.4। यानी मैंने आपको ये सिखाया कि ये रेशनल नंबर थे, तो इनको डेसिमल फॉर्म में हम इस तरीके से सिंपल डिवाइड करके लिख सकते हैं, सिंपली डिवाइड करके हम लिख सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए, यानी मैंने अभी आपको 2 नंबर बताए। जैसे मैंने एक नंबर अभी लिया था 5/4, तो मैं उसको वापस दोबारा से ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिया 5/4, तो 5/4 को मैंने क्या लिखा, तो मैंने लिखा 1.25, मैंने लिखा इसको, इसका आंसर आया 1.25। उसके बाद मैंने एक और नंबर लिया 1/2, इसका आंसर कितना आया, तो 0.5 आया। एक और नंबर हमने लिया यहाँ पर, एक और नंबर कौन सा लिया हमने, तो वो लिया था 2.2/5, ये लिया था हमने 2/5, और इसका आंसर कितना आया था, तो इसका आंसर आया था 0.4। तो आप देखेंगे कि ये सारे जो डेसिमल हैं, जिनका रिमाइंडर सबका 0 आ रहा है, इन सारे डेसिमल्स का रिमाइंडर क्या है, 0। देखो, जब मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 0 आया, 4 को किया तो यहाँ पर भी 0 आया, और जब मैं 2 को 5 से डिवाइड करूँगा तब भी 0 ही आएगा। मैं यहाँ पर करके भी दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने 2 को 5 से डिवाइड किया तो मैं यहाँ पर 0 के साथ पॉइंट लगा के एक 0 यहाँ बढ़ा दूंगा, और यहाँ 5 4 जा 20 हो जाएगा, और ये 20 आउट ऑफ 20 यहाँ से आ जाएगा 0। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, तो इन डेसिमल एक्सप्रेशन को बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इनको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो ये जो डेसिमल होते हैं इनको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, क्योंकि ये आगे अब और नहीं जाएगा, क्वेश्चन आगे और ये नहीं जाएगा, अब ये कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये कौन से डेसिमल हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर है बात? ये है हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अगर मैं आपसे पूछूं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो आपको जवाब देना होगा कि जब हम डिवाइड करते हैं किसी या रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, तो रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में जब लिखते हैं हम, तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो फिर जो हमारा क्वोशेंट होता है जो डेसिमल फॉर्म में आता है, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक एग्जाम्पल होता है। जैसे कि आपने 5/4 लिखा, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 1/2 टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 2/5 जो 0.4 है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर है बात? जैसे आपको मान लो आपको लिखना पड़े, मैंने बोला 23 डिवाइडेड बाई 10, तो आप अगर 23 डिवाइडेड बाई 10 करते हो तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा किसको, 23 को। तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो 23 को हमें 10 से डिवाइड करना है तो कर लेते हैं। तो 10 की टेबल हमें कब तक पढ़नी है, जब तक कि या तो 23 आ जाए या इससे कोई छोटा नंबर लेना होगा। तो यहाँ पर हम 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, तो 23 में से 20 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। लेकिन हमें तो रिमाइंडर शून्य लेके आना है, 0 लेके आना है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अभी हो जाएगा 10 3 जा 30। अब रिमाइंडर क्या आएगा, तो बोलोगे 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये हमारा हो गया डेसिमल फॉर्म, ये हमारी डेसिमल फॉर्म हो गई है। क्लियर है बात? और अब ये बताओ ये कैसा है, ये फॉर्म कैसी है, ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप बोलोगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक एग्जाम्पल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक एग्जाम्पल है। यानी अगर हमने एक रेशनल नंबर को कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर में, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे। उसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। मैंने बोला कि मुझे 1/3 को डिवाइड करना है, यानी ये भी एक रेशनल नंबर है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे 1 को 3 से डिवाइड करना है, मुझे इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है, इसको मुझे डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है। तो आप बोलोगे कि 1 को हमें किससे डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करना है, 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे 0 के साथ में आप डेसिमल लगाएंगे, और फिर आप यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 10। अब आपको पता है कि 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है। 3 3 जा कितना होता है, 9, और 10 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 1। फिर से डेसिमल लगा हुआ है, फिर से 10, फिर से 3 3 जा कितना होगा, 9, फिर से 1 बचेगा, फिर से डेसिमल लगा है तो यहाँ 0 बढ़ा लो, और फिर से 3 3 जा 9 होगा, फिर से 3 3 जा 9 होगा, और फिर 1 बचेगा।
तो आप देख रहे हो ये एक्सप्रेशन ऐसा है कि जिसमें रिमाइंडर 1 ही आए जा रहा है, जिसमें रिमाइंडर 1 ही आए जा रहा है, 1 के अलावा कोई और रिमाइंडर आ ही नहीं रहा है। और जब ऐसा होता रहेगा तो आप इसको कल तक बैठ के डिवाइड करते रहो, कभी भी आप इसका रिमाइंडर 0 ला ही नहीं पाओगे, इसका रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं। और जब इसका रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं तो आप मुझे बताओ इधर आप 333 लिखते चले जाओगे कि नहीं? तो आप बोलोगे बिल्कुल, हम इधर 333 लिखते चले जाएंगे और नीचे हमारा हर बार रिमाइंडर पे 1 बचता चला जाएगा, हर बार रिमाइंडर पे 1 बचेगा। जब रिमाइंडर पे 1 बचेगा, 0 आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है? बताओ, टर्मिनेट कब होता है? व्हेन द रिमाइंडर्स बिकम 0। व्हेन द रिमाइंडर बिकम 0 देन डेसिमल इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हेन द रिमाइंडर इज डज नॉट बिकम 0 देन डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आपका रिमाइंडर 0 बन रहा है तो इसका मतलब जो डेसिमल फॉर्म आई है वो आपकी टर्मिनेटिंग है। और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा तो इसका मतलब जो डेसिमल फॉर्म आ रही है वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर रिमाइंडर चूंकि 0 नहीं आया इसलिए इसको जब हम लिखेंगे तो ये होगा 0.33333 ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। आप कल तक परसों तक आराम से डिवाइड करते रहो, आप इसका कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं ला पाओगे। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ये है नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, जो कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में कहा जाता है अशांत दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको हिंदी में कहते हैं अशांत दशमलव। और ये जो टर्मिनेटिंग है इसको हिंदी में कहा जाता है शांत दशमलव। देखो ये जितने भी डेसिमल हैं, जितने शांत हैं यानी जो टर्मिनेटिंग है, इन सब के रिमाइंडर बच्चों 0 आए हैं। इन सब के रिमाइंडर क्या आए हैं? 0। देखो यहाँ पर ये रिमाइंडर है 0, यहाँ पर ये रिमाइंडर है 0। वैसे ही जितने क्वेश्चन हमने किए इसका रिमाइंडर ये 0, इसका रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो आपका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आता तब आपका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तब आपके डेसिमल को आप बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है बात? चलो ये एक एग्जांपल हुआ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। अभी मैंने 1/3 लिया, मान लो मैंने लिया 2/3। अब मुझे 2 को डिवाइड करना है 3 से, 2 को डिवाइड करना है 3 से। तो आप 2 को डिवाइड करो 3 से, तो 2 को आपने यहाँ रखा और 3 से आप इसको डिवाइड करोगे। तो चूंकि 2 छोटा नंबर है इसलिए हमें 0 के साथ में डेसिमल लगाना होगा और यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब 3 6 जा कितना होगा? तो आप बोलोगे 18 होगा। अब 18 को माइनस करोगे तो फिर से 2 आ जाएगा, फिर से डेसिमल लगाए 20, फिर 3 6 जा फिर से 18, फिर से 2 बचेगा। यानी ये भी एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही बना कि हम इसका कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं ला पाएंगे, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा और इधर ये 666 चलता रहेगा, इधर ये 66 चलता रहेगा। तो जब इसका भी कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसके डेसिमल एक्सप्रेशन को आप क्या बोलोगे? बताओ, इसके डेसिमल एक्सप्रेशन को आप क्या बोलोगे? तो आप कहोगे कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है 0.66666, तो ये कैसा होगा? ये भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये भी अशांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव का ही एक एग्जाम्पल है। ये कैसा है? अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत दशमलव है। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? ये अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग है। चलो अब मान लो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, आपका मन नहीं भरा, ठीक है? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिया क्या? 1/7, 1/7। इसको मुझे करना है रिप्रेजेंट करना है। तो चलो, यानी आपको 1 को डिवाइड करना है 7 से। क्लियर है बात? 1 को डिवाइड करना है 7 से। हाँ जी, ठीक है। अगर 1 को डिवाइड करना है 7 से तो आप 1 को डिवाइड करिए 7 से। चलो इसको देखते हैं कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा रहेगा। तो 1 को हमें डिवाइड करना है और 7 से करना है। तो आप देखेंगे क्योंकि 1 छोटा नंबर है तो यहाँ पर 0 के साथ में डेसिमल लगाएंगे और एक 0 यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अब आप बोलोगे 7 बन जा, 7 होता है, कितना बचेगा यहाँ से? 10 में से 7 जाएगा तो 3। उसके बाद अब डेसिमल लगा है तो यहाँ पे 0 हम चिपका देंगे चुपचाप से। अब 7 4 जा कितना होता है? तो बोलोगे 28 होता है।
28। उसके बाद फिर कितना बचेगा 2, 2 बचेगा, फिर से यहाँ डेसिमल लगाए 20 हो जाएगा। अब 7 2 जा कितना होता है 14 होता है। कितना बचेगा 20 में से 14 जाएगा तो 6, फिर से यहाँ डेसिमल लगाया तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 7 7 जा 49, 7 7 जा कितना होता है 49, और 7 8 जा कितना होता है 7 8 कितना होता है, तो बोलोगे 56 होता है, 56 होता है। फिर से कितना बचेगा 4, डेसिमल लगाए 0 बढ़ा दो, 7 5 जा कितना होता है 35, 35 होता है। फिर से 5 आ जाएगा, डेसिमल लगाया 0 बढ़ा दो, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, कितना बचेगा 1। अब ये 1 आ गया यहाँ पे रिमाइंडर, 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। फिर से डेसिमल लगाएं, फिर से बढ़ा दो 1 0 10, उसके बाद फिर से 7 1 जा 7, फिर 3। अब आप एक बात सोचो ज़रा, ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है जिसको भी हम सोल्व कर रहे हैं, आप ये बताना ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो आप बोलोगे 10 से शुरू हुआ था, और वापस ये 10 फिर से आ गया। 10 अगर ये फिर से आ गया तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन हमें फिर से करना होगा कि नहीं भाई, 10 को ही तो डिवाइड करते आ रहे हैं, और अगर 10 आसानी से डिवाइड हो जाता तो पहले ही ना हो जाता, यानी 10 आसानी से डिवाइड नहीं होने वाला। इसका मतलब ये रहा कि ये एक्सप्रेशन इसके बाद से वापस वही से होना शुरू हो जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये आगे चल रहा है। यानी वापस अगर हम इसको करेंगे तो आप करके देख लो, वापस से क्या आएगा इसमें 1, 1 के बाद 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1, ये आना शुरू हो जाएगा। अगर ये आना शुरू हो रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है इस डेसिमल का रिमाइंडर 0 नहीं आ पाएगा, और अगर इस डेसिमल का रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 7 फिर से आ जाएगा, फिर से आ जाएगा, ये वैसे ही 1 4 आ गए, वैसे ही कंटिन्यू रिपीट होने शुरू हो जाएगा। तो आप इसको कभी भी टर्मिनेट नहीं कर पाओगे, इसका मतलब आप इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं ला पाओगे। अब जब 0 नहीं ला पाओगे तो ये डेसिमल कैसा होगा बताओ, तो बोलोगे ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, यानी ये अशांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव होगा। ठीक है, अब आप जरा मेरी बात को सुनना। मैंने अभी आपको बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, ये बातें मैंने अभी आपको बताई। क्लियर है बात? देखो, ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, इस डेसिमल एक्सप्रेशन में 3 3 3 3 3 3 ये 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं, यानी ये डेसिमल रिपीट कर रहा है अपने आप को, ये डेसिमल रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसी के आगे एक और नाम इसको दिया गया, जब ये रिपीट करता है तो इसी को नाम दिया गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको ये नाम दिया गया। यानी टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन अपने आप को रिपीट कर रहा है। वैसे ये वाला भी होगा 6 6 6 6 6 रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो जब ये बच्चों अपने आप को रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका दूसरा नाम हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इसको बोलेंगे। क्लियर है बात? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में अशांत, अशांत आवृत्ति, यहाँ पर आवृत्ति और जोड़ लेना, अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव। यहाँ पर हो जाएगा ये शांत, अशांत, शांत तो नहीं है, अशांत आवृत्ति दशमलव, हिंदी में इसको अशांत आवृत्ति दशमलव बोलेंगे। ठीक है, और एक और बात बताऊं, इसी को हम रेकरिंग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेकरिंग, इसका एक नाम है रेकरिंग, बस। यानी इतना लंबा नाम ना देके आप इसको ये कह सकते हो रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल आप इसको बोल सकते हो। तो आप चाहे इसको रेकरिंग डेसिमल बोलो, आप चाहे इसको नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलो, या आप इसको रेकरिंग बोलो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसानी से याद रहे उसको बोलो। रेकरिंग का मतलब होता है चीज़ों को बार बार रिपीट कर लेना, चीज़ों को बार बार रिपीट करना। तो आप चाहे इसको नाम दो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल,
या आप इसको नाम दो रेकरिंग डेसिमल, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी अपने आप को रिपीट करेगा आगे, देखो 1 4 के साथ में, तो ये भी यहाँ से आगे इसको रिपीट करना शुरू कर देगा, आगे अपने आप को रिपीट करना शुरू करेगा, फिर से 1 4 2 8 5 7 आ जाएगा, उसके बाद फिर 1 4 2 8 5 7 आ जाएगा, और ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा। तो ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, यानी अशांत आवृत्ति दशमलव है, अशांत आवृत्ति दशमलव। ठीक है, तो मैंने आपको दो अभी बताए हैं, एक मैंने बताया आपको टर्मिनेटिंग क्या होता है, एक मैंने बताया नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। क्लियर है बात, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। आते हैं आगे, देखो मैंने आपको एक डेसिमल लिखवाया, मैंने बोला हम 1/3 को क्या लिख सकते हैं, तो आपने बोला 0.333333, और ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ठीक है, एक दूसरा मैंने लिखा 2/3, और ये क्या आया था 0.666666, और ये भी पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तीसरा मैंने लिखा 1/7, ये क्या था 0.142857, ये था ना 142857, और ये भी आगे अपने आप को रिपीट कर रहा है, फिर से वही 142857, फिर से 142857, और ये भी पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब इसको जो लिखने का तरीका होता है ना, इसको लिखने का तरीका क्या है कि हम ऐसे डेसिमल को, ऐसी फॉर्म को जब रिपीट हो रही होती है, तो ऐसी फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो मैं यहाँ जीरो और जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ये लाइन खींच देता हूँ। वैसे ही इसको कैसे लिखूँ, तो इसको लिखने का तरीका होगा 0 और पॉइंट लगा के 6 के ऊपर ये लाइन खींच दूंगा। वैसे ही इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो 0 1 4 2 8 5 7, और चूंकि सारे नंबर रिपीट होंगे तो इसके ऊपर लाइन खींच दूंगा। क्लियर है बात। अब ये जो लाइन खींची जा रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको भी तो बता दो। तो प्यारे बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, जो लाइन खींची जा रही है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं बार, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, इसको बोलते हैं बार, इसको क्या बोलते हैं बार। तो ये जो लाइन खींची है ये बार है। ठीक है, एंड व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय बार, बार से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो बार इज रिप्रेजेंटेड, मैं यहां पे लिख देता हूं, बार इज रिप्रेजेंटिंग द रिपीटेशन ऑफ नंबर्स। बार नंबर के रिपीटेशन को शो करता है। बार जिसके ऊपर लगा है इसका मतलब है वो नंबर रिपीट होंगे। जैसे 1 4 2 8 5 7 के ऊपर लगा है, तो इसका मतलब है कि इन नंबर को फिर से लिखने के बाद एक बार लिखना है, फिर दोबारा इन्हीं को लिखना है, फिर आगे भी इन्हीं को लिखना है, यानी ये रिपीट होंगे। जैसे 3 है तो 3 के ऊपर है, तो 3 को आपको रिपीट करना है, 3 3 3 3। 6 है तो 6 6 6 6 6, तो ये आपको रिपीट करना है। यानी ये क्या बताता है, ये रिपीटेशन को बताता है। किसको बताता है, रिपीटेशन को बताता है। क्लियर है बात, समझ गए। चलो अब आते हैं एक और बात पर। अब मैंने रेशनल नंबर का जिक्र किया, अब मैं इर्रेशनल नंबर पे लेके जा रहा हूं आपको। ठीक है, चलो देखो, एक इरेशनल नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ √2, एक इरेशनल नंबर मैं यहाँ पे लिखा हूँ √2, और एक इरेशनल नंबर और मैं लिखता हूँ यहाँ पर √3, और एक नंबर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाई। पाई आपने अक्सर देखा होगा, इसको हम ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, मेंसुरेशन में यूज़ करते हैं पाई को। तो जो √2 होता है, √2 का जो डेसिमल फॉर्म होता है ना, √2 का जो डेसिमल फॉर्म होता है, इसको हम जनरली सिर्फ इतना ही जानते हैं 1.414, इतना ही जानते हैं। लेकिन इससे आगे भी होता है, 2 1 3 5 और आगे होता है, और पता नहीं कहाँ तक जाता है, नहीं पता। वैसे ही √3 को हम बोलते हैं 1.732, इसके आगे भी होता है लेकिन पता नहीं कहाँ तक जाता है। पाई की जो वैल्यू होती है उसको हम 3.14 कहते हैं, 3.14, लेकिन इसके आगे भी होती है 1.5, उसके बाद 9.2, उसके बाद 6.5, उसके बाद ये आगे पता नहीं कहाँ तक जाती है। क्लियर है बात। तो अभी ये जो इनकी वैल्यूज़ हैं ये साइंटिफिक
कैलकुलेटर से साइंटिफिक तरीकों से इवेल्युएट की गई हैं, कैलकुलेट की गई हैं, लेकिन इनकी एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट डेसिमल फॉर्म क्या होगी आज तक नहीं पता। और मजे की बात यह है कि इन इन वैल्यूज ने, ये जो सारे इरेशनल नंबर लिखे हैं, इन्होंने अभी तक अपनी वैल्यू को रिपीट ही नहीं किया है। इन्होंने अपनी वैल्यू को रिपीट भी नहीं किया और ये टर्मिनेट भी नहीं हुए। इन्होंने अपने आप को रिपीट भी नहीं किया और प्यारे बच्चों ये अभी भी टर्मिनेट नहीं हुए हैं। यानी आप इनको बैठ के कल परसों तरसों जब तक आपका मन करे निकालते रहो, लेकिन ये कभी भी ना तो अपने आप को रिपीट करेंगे और ना ये कभी भी अपने आप को टर्मिनेट कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है ना, ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, तो इनको हम बोलते हैं, ये होते हैं एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं, यानी ये कभी टर्मिनेट नहीं हो सकते, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा नॉन रिपीटिंग, ये अपने आप को रिपीट भी नहीं करते, नॉन रिपीटिंग। यानी हम इनको कह सकते हैं कि अशांत, अशांत, अशांत अनावृत्ति। ये आवृत्ति नहीं होते, अनावृत्ति होते हैं, यानी अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, वैसे इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्योंकि अपने आप को रिपीट भी नहीं करता है और टर्मिनेट भी नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। सेम ऐसे ये होगा। अब आप कहोगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 भी होती है, ये भी तो होती है, ये तो रेशनल नंबर, ये तो टर्मिनेट हो रहा है, हमने तो करके देखा है, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। आज इस बात को जान लो, पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। अगर कोई आपको ये कह दे कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होती है, तो उसको आर्ग्यू कर देना वहां पर कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट यानी इसका लगभग मान होता है, लगभग इसको माना जाता है, इसको माना जाता है। और इसको लिखने का तरीका इक्वल नहीं होता, इसके ऊपर ऐसे लहराती हुई लाइन भी बनती है, इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है। यानी जब आप 22/7 को लेते हो तो आप इसकी अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हो, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू आज तक पाई की कोई फाइंड आउट नहीं कर पाया है कि है क्या। समझ गए बात। अब आप देखना, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन रिपीटिंग है, वो कौन से नंबर का आ रहा है, इरेशनल का। वो कौन से का आया, इरेशनल का। रेशनल जो भी नंबर होगा उसका डेसिमल या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन रिपीटिंग होगा, वो रिपीटिंग होगा। क्लियर है बात। अगर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है तो समझ जाना कि वो नंबर इरेशनल है, ना कि रेशनल। समझ गए बात। मैं चार्ट बना के समझाता हूं जो मैं बातें बोलना चाह रहा हूं। देखो, दो नंबर हमने पढ़े, एक हमने पढ़ा रेशनल। ठीक है, रेशनल, रेशनल को भी हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं और हम इरेशनल को भी लिख सकते हैं, इरेशनल को भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं जो बातें बोल रहा हूं आपको जरा ध्यान से सुनना। जब हमने रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म निकाला तो ये दो पार्ट में आता है, दो पार्ट में आता है। या तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट होगा, यानी कि या तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। हिंदी में देखो, मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, ये परिमेय होता है और ये अपरिमेय बोलते हैं इसको, अपरिमेय। इतना तो अब यार आपको पता होगा कि क्या बोलते हैं इनको। टर्मिनेटिंग को भी मैंने इतनी बार बोला है, तो इसको हम बोलते हैं शांत। मैं लिख ही देता हूँ भाई, तो नाराज हो जाओगे तुम यार, ऐसे ही हो। ये शांत होता है और यहाँ पर या तो ये डेसिमल टर्मिनेटिंग देगा या ये नॉन टर्मिनेटिंग देगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग देगा। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग देता है ना, तो इस साथ में रिपीटिंग देता है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने कोई रेशनल नंबर लिया और उसका डेसिमल कैसा आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ जाए। यानी ये हमेशा रिपीटिंग देता है। अगर इसका डेसिमल टर्मिनेट नहीं होगा ना, तो वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। समझ लेना बात। यानी अगर आप किसी रेशनल नंबर को देख रहे हो और आप उसमें ये बोलो कि इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है, तो सीधी सी बात है वो नंबर कैसा होगा, रेशनल। अगर उसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग नेचर का है,
तो आप क्या बोलोगे, वो नंबर कैसा होगा, रेशनल। कैसा होगा, रेशनल। अगर इरेशनल नंबर है तो इसकी एक ही कंडीशन है। पहली बात तो ये डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो सकता इसका कभी भी। ये डेसिमल इसका हमेशा कौन सा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है। तो जब कहीं आपको कोई स्टेटमेंट लिखी हुई मिले कि जो रेशनल नंबर है या कोई डेसिमल हमारा नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नेचर का है, तो बताओ वो किस नंबर का डेसिमल है, तो आप तुरंत बता देना कि रेशनल है। अगर कोई बोले कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तब इरेशनल है। समझ गए बात। ये बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो चार्ट से आपको ज़्यादा समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, और रेकरिंग क्या होता है। रेकरिंग होता है ये जो लिखा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये इसी को रेकरिंग बोल देते हैं भाई। यही है रेकरिंग और कुछ नहीं है। और जो रिपीट हो रही होती है टर्म, उसको हम बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आ गई ना भाई, बताओ, बोलो। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, तो वीडियो अगर पसंद आ रही है, समझ में आई हैं चीज़ें, तो वीडियो को फटाफट से कर दो लाइक और चैनल को कर लो अभी के अभी सब्सक्राइब। क्योंकि सारा सिलेबस मैं आपका ऐसे ही कंप्लीट करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन कराने से पहले पूरे चैप्टर की और उस एक्सरसाइज की जो हम उसमें पढ़ने वाले हैं, उसकी थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा पहले, कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या, कैसे समझेंगे, हर चीज़ का मतलब जो उसमें आने वाली होगी आपको पहले से पता होगी। और अब आप देखना, जब आप एक्सरसाइज करोगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करोगे और आप कहोगे कि मज़ा आ जाएगा आज एक्सरसाइज करने में। तो फटाफट इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही तरीके से पढ़ना है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाओ। अपने यार दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दो, फैला दो जहाँ तहाँ फैला सकते हो, ताकि मेरे लिए भी अच्छा रहे, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं भी पढ़ाऊँ तो मुझे भी मज़ा आए पढ़ाने में, मुझे भी बहुत मतलब ऐसा लगे कि हाँ मैं अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 1.3। अब करते हैं एक्सरसाइज की शुरुआत, और इस एक्सरसाइज के हम धज्जियां उड़ाने वाले हैं। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। कह रहा है, हिंदी वालों के लिए मैं खुद एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये जो नीचे नंबर लिखे हैं, इनको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपको बताना है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इनमें से हर एक का कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भैया पहले वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं, जिसमें क्या लिखा है, 36 को 100 से डिवाइड करना है, 100 से। तो 36 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे, तो आप 36 डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो आप एक काम करो ना, यहाँ पर ये लगाने के बाद में यहाँ 0 बढ़ा लो। अब 360 हो गया। आप बोलोगे 100 3 जा कितना होता है, 300 होता है, 0 और 6। अब फिर से डेसिमल लगाया तो यहाँ पर 0, और 100 6 जा कितना होगा, 600। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। रिमाइंडर कितना आया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है कैसा होता है, बताओ बताओ। बहुत बढ़िया, टर्मिनेटिंग होता है। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, 36/100। इसको हम लिखेंगे क्या, 0.36। और ये डेसिमल कैसा है हमारा, टर्मिनेटिंग। कैसा है, टर्मिनेटिंग। हिंदी वाले इसको लिख देंगे यहाँ पर शांत, शांत दशमलव है, शांत। ठीक है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गई बात, पक्का। चलो अब आते हैं सेकंड, 1/11 पे, 1/11 पे। ठीक है, मैं इसको इरेज करके यहाँ पर इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। 1/11 पे आते हैं। सेकंड वाला है 1/11, यानी 1 को डिवाइड करना है 11 से करना है। तो 11 से तो होगा नहीं, नहीं होगा तो 10, फिर भी नहीं होगा। तो अब क्या करें, अब क्या करोगे बताओ, एक 0 बढ़ा लो, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 11 9 जा 99, फिर से 1 बचेगा। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, एक डेसिमल की वजह से आएगा और एक आप बढ़ा रहे हो उसकी वजह से आएगा। फिर से 11 9 जा 99, फिर से 1। अब देखो ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट करना शुरू कर दिया इसने। क्या करना शुरू कर दिया, रिपीट करना शुरू कर दिया। देखो ये जो बीच में जीरो आते हैं इनका कोई लॉजिक होता नहीं है, ठीक है, लेकिन जब हम एक डेसिमल से जीरो बढ़ता है और एक वैसे ही बढ़ता है तो हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। यानी इसने अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया। अब रिपीट करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रिमाइंडर कभी भी इसका रिमाइंडर जीरो नहीं ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये डेसिमल कैसा है, ये वाला डेसिमल कैसा है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिपीटिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, 4:1/8। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, 4:1/8। इसको आप बाद में लिख लेना देख के आराम से, मैं भी रफ कर दे रहा हूँ इसको। 4:1/8। तो पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 8 4 जा 8, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करता है और ये नंबर फिर प्लस होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है। 8 4 जा 32 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा, 33 डिवाइडेड बाई 8। यानी 33 को 8 से डिवाइड करना है। 33 को जब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो करो भाई 33 को, तो 8 4 जा 32, कितना आएगा रिमाइंडर 1, डेसिमल लगा के जीरो बढ़ा लो, 8 1 जा 8, कितना बचेगा 2, डेसिमल लगाया जीरो बढ़ा लो, 8 2 जा 16, कितना आएगा 4, डेसिमल लगाया जीरो बढ़ा लो, 8 5 जा 40, रिमाइंडर आ गया जीरो, रिमाइंडर आ गया जीरो। जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है बताओ, तो टर्मिनेटिंग होता है। तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। क्लियर है बात। अब आ जाओ 3/13 पे, इसको लिख लेना साथ में, मैं रफ कर दे रहा हूँ लेकिन आप वीडियो को पॉज करके लिख लो आराम से। अब आते हैं 3/13, फोर्थ नंबर 3/13। इसका मतलब 3 को 13 से डिवाइड करना है, तो 13 से डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो डेसिमल लगा के जीरो बढ़ा दो। 13 3 जा कितना होता है, तो 13 2 जा होगा ना, 13 2 जा ये तो 39 हो जाएगा, 26, 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 आएगा, डेसिमल लगाया तो 40 हो जाएगा, फिर से 13 3 जा 39 होता है, और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1, डेसिमल लगाए जीरो बढ़ा लो, फिर से नहीं होगा डिवाइड, फिर से आप एक जीरो बढ़ा सकते हो यहाँ पर, है ना। अब क्या हो जाएगा, 13 से 13 7 जा कितना होता है, 91 होता है, 91, 91 100 में से 91 जाएगा तो कितना आएगा, तो बोलोगे 9 आएगा, डेसिमल लगाइए एक जीरो बढ़ा लो 90, और 13 7 जा 91 होता है, 13 6 जा कितना होता है बताओ, 13 6 जा 78 होता है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर से डेसिमल लगाया तो जीरो बढ़ा लो। अब 13 9 जा कितना होता है, 117 होता है। अब 117 है तो कितना बचेगा 3, डेसिमल लगाया तो जीरो बढ़ा लो। अब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, फिर से 13 2 जा 26, कितना आएगा 4, फिर से 40, फिर से 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 39 हो जाएगा, फिर से 1 बचेगा, फिर से 2 जीरो हो जाएंगे। यानी कहानी यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गई है, अगर आप पकड़ पाए तो कहानी यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गई है, क्योंकि हम चले कहाँ से थे, 30 को ही तो डिवाइड करने चले थे हम, वापस से फिर 30 को डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब इसके बाद से कहानी रिपीट होना शुरू हो जाएगी, यानी 2 3 आगे 7 6 9, फिर से 2 3 7 6 9 आ जाएगा, और ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी इसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आ पाएगा। जब इसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.2379, और इसके ऊपर बार लगा देना इस तरीके से। और फिर हमें क्या लिखना होगा कि ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है हमारा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल है। जितने भी आप रेशनल नंबर को देखेंगे सबका डेसिमल रिपीटिंग मिलेगा, रिपीटिंग डेसिमल है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर होगी बात? चलिए अब आते हैं 2/11 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो है 2/11, 2/11। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 2/11। तो 2/11 है जिसको हमें करना है 2/11। तो 2 को किससे डिवाइड करना है? 11 से डिवाइड करना है। तो आप मुझे बताना है क्या 11 से 2 डिवाइड होगा? नहीं। तो जीरो के साथ डेसिमल लगा के 20, 11 बन जाए 11। कितना आया रिमाइंडर? नहीं। डेसिमल लगाए 0, 11 8 जा 88। फिर से कितना आएगा? 2। अब आप देखोगे ये 2 आ गया। अब 2 आ गया तो फिर से यहाँ 20 हो जाएगा। फिर से यहाँ आप -11 करोगे, यहाँ पे 1 आएगा। फिर से 9 आएगा। फिर से आप 8 टाइम्स इसको करोगे और यहाँ पर 88 आएगा और ये फिर से 2 आ जाएगा। दैट मीन्स ये रिपीट होना शुरू हो गया है ना? ये रिपीट होना शुरू हो गया है। इसका मतलब यही तो हुआ कि इसने अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया। अगर इसने अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब इसका हम कभी भी जीरो रिमाइंडर नहीं ला पाएंगे। दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो होगा कि ये डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसको लिखने का तरीका होगा ये 1/8 के ऊपर में बार, दोनों के ऊपर बार आएगा यहाँ पर बार, और इसको बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, बट रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर हो गई बात? अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है 329/400, 329/400, इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसको मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिए, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि है 329 डिवाइडेड बाई 400। यानी 329 को 400 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 400 से। अब आप एक बात तो जानते हैं कि 400 से अगर मुझे डिवाइड करना है तो मैं 329 को तो नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा तो मैं यहाँ पर जीरो के साथ में एक डेसिमल लगा लूँगा और यहाँ हो जाएगा 0। अब आप मुझे बताना कि 4 8 जा कितना होता है? तो बोलोगे 32 होता है। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 8 टाइम्स कर लूँ तो 408 जा कितना होगा? 3200, यानी कि 3200 होगा। तो 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 0 जाएगा 9, और यहाँ से 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0। अब ये हो गया 90। अब 90 क्या 400 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो डेसिमल लगाइए, एक जीरो और बढ़ा लो। अब 402 जा कितना होता है? तो बोलोगे 800 होता है। 0 0 1 कितना आ गया? 100, 100 आ गया। फिर से डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ा लो। फिर से 403 जा कितना होता है? बोलोगे 1200, लेकिन 402 जा कितना होता है? तो 800 होता है, 800। फिर से 0 0 और यहाँ से बचेगा 2, 200। अब 200 डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल लगाए, जीरो बढ़ा लो, जीरो आएगा तो 2000, और 405 जा कितना होगा? तो बोलोगे 2000 होगा, 2000। अब डेसिमल क्या आएगा? सॉरी, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो ये डेसिमल एक्सप्रेशन है, ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है 0.825, ये हमारा कौन सी कैटेगरी का है? 8225 है, 225। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है। जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो जाता है। क्लियर है बात? आपको ये बातें समझ में आ गई? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, और जहाँ पे मैंने क्वेश्चन करवाया आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करना और उसको आराम से लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इक्वल, देखो हमने एक किया भी था क्वेश्चन, 1/7 इक्वल 0.142857 के ऊपर बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ?
क्या आप इनको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के निकाल पाएंगे? और अगर निकाल पाओगे तो कैसे निकालना है, कैसे निकालोगे ये बताओ। चलो देखो, हमें यहाँ पर डिवीजन नहीं करना है, इसके लिए मना कर दिया इन्होंने, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो देखिए, इन्होंने बोला है, हिंट दिया है, स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7। आप उस रिमाइंडर को स्टडी कीजिए जब आप 1/7 की वैल्यू निकाल रहे हो। जब आप 1/7 की वैल्यू निकाल रहे हो, तो मुझे ये पता है कि 1/7 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.14287, और ये आपस में रिपीट होती हुई वैल्यू है। बार क्या दिखाता है कि वैल्यू रिपीट होती है। अब अगर मान लो मुझे 2/7 चाहिए, क्या चाहिए, पहली बात 2/7 चाहिए, तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करा दूं 1/7 के साथ, तो ये क्या बनेगा, 2/7 नहीं बनेगा। ठीक है, 2/7 बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो, तो आप बोलोगे यस। यानी अगर मैं 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या बनेगा, 2/7। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा, 3/7। 4 से कर दूंगा तो क्या बनेगा, 4/7। 5 से कर दूंगा तो क्या बनेगा, 5/7। 6 से कर दूंगा तो क्या बनेगा, 6/7। ठीक है, समझ गए बात, पक्का। यानी जब मुझे 2/7 चाहिए, जब मुझे 2/7 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 2/7 को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7, यही तो मतलब है इसका। 2 मल्टीप्लाई 1/7, और 2 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.14287। कराओ मल्टीप्लाई, 2 7 जा कितना होता है, 14 का 4, 1 कैरी। 2 5 जा 10, 10 और 1 11 का 1, फिर से 1 कैरी। 2 8 जा 16 और 1 17 का 7, 1 कैरी। 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और यहाँ पर डेसिमल के साथ में 0, और यहाँ लगा दो बार, क्योंकि इसके ऊपर भी बार लगा है। तो ये 2/7 की वैल्यू है। वैसे ही 3/7 चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.14287 के ऊपर बार, इसका मल्टीप्लाई करा दो 3 के साथ, इस वाले नंबर का, ये जो नंबर लिखा है इसका मल्टीप्लाई, हमने ऊपर भी तो इसी का मल्टीप्लाई कराया, इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई, तो कराओ इसका मल्टीप्लाई। तो 3 7 जा कितना होगा, आप बोलोगे 21 का 1, 2 कैरी। उसके बाद 3 5 जा 15 और 2 17 का 7, अब 1 कैरी। उसके बाद 3 8 जा 24 और 1 25 का 5, 2 कैरी। उसके बाद 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना होगा, 8। उसके बाद 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, और 3 1 जा 3 और 1 4, और यहाँ पर 0.42857 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 3/7 की वैल्यू है। तो आप ऐसे ही ये सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इसी तरीके से आप सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको 4/7 निकालना है, तो 4/7 निकालने के लिए आप क्या करोगे, 4/7 के लिए क्या करोगे, ये 4 मल्टीप्लाई 1/7 ही तो है, ये 4 मल्टीप्लाई 1/7 है, तो दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 0.14285, ये 1 है, 14287, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करा दोगे, और जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देना। उसके बाद ऐसे ही 5/7, ऐसे ही 6/7। तो आगे की कैलकुलेशन मैं इतने तो उम्मीद करूँगा कि आप खुद से कर ही लोगे। क्लियर है बात। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, तो जिसमें आपने देखा कि आप अगर 1/7 को, मैंने देखो पहले पूरा इसको करके भी दिखाया है आपको, 1/7 को, ये रहा कंप्लीट मैंने करके दिखाया। आप इसको भी वहाँ अगर करना चाहो, इसको लिखोगे आप पहले, तो अब आपको यहाँ पर तो क्लियरली बोला ही है कि आपको इसको लिखना नहीं है, लॉन्ग डिवीजन आपको इसमें नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो अब आगे आप 5/7 और 6/7 को इजीली कर पाओगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल 0। ये कह रहा है कि जितने भी एक्सप्रेशन ये दिए हैं, इनको आपको किस फॉर्म में लिखना है, P/Q की फॉर्म में लिखना है, और जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए, ये बात इसने बोली है। क्लियर है। तो आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है,
0.6 के ऊपर बार। अब ये 0.6 के ऊपर बार जो लिखा है, तो बार क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आप बोलोगे सर रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे ये बताना, ये किसी के इक्वल नहीं है, तो मैंने मान लिया लेट x इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर बार। मैंने इसको ये मान लिया कि ये जो वैल्यू है ये x के इक्वल है, मैंने ऐसा मान लिया, और x एक रेशनल नंबर है ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, लेट x है रेशनल नंबर, या इसको मैंने बोल दिया ये p/q की फॉर्म में है, तो x के इक्वल मैंने इसको मान लिया कि x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार, ये जो वैल्यू होगी x के इक्वल होगी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि बार का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है रिपीटेशन, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि नहीं? तो आप बोलोगे बिल्कुल, यानी x इक्वल किसके हो जाएगा? 0.66666 के इक्वल होगा। आप समझ पा रहे हो ये बात या नहीं समझ पा रहे हो? बेटा भैया आप एक बात बताओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कि अगर x की वैल्यू 0.6 के ऊपर बार है, तो बार क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बार आप बोलोगे, बार तो भैया रिप्रेजेंट करता है रिपीटेशन को। तो बस मैंने बार को हटा करके यहाँ पर रिपीटेशन ही तो लिखा है, और कुछ थोड़ी किया है, नया काम थोड़ी ना हुआ है इसमें कुछ। चलो, अब अगर यहाँ पर रिपीटेशन लिखा है, तो मैं अगर आपको ये बोलूँ मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करने पर। ठीक है, हिंदी वालों को मैं बता देता हूँ, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, कि इसमें बोला है कि आप ये जो एक्सप्रेशन दिए हैं, ये जो नंबर दिए हैं, इनको p/q की फॉर्म में लिखना है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको मान लिया है, माना x बराबर है, ये माना x बराबर 0.6 बार, तो x की वैल्यू हो जाएगी, और अब मुझे 10 से दोनों तरफ गुणा करना है। तो जब मैं 10 से दोनों तरफ गुणा करूँगा, तो आप मुझे बताना 10 से दोनों तरफ जब गुणा होगा तो इधर क्या हो जाएगा? इधर तो हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा 0.6666, और ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 10। देखो डेसिमल और 10 का ना एक रिलेशन है, डेसिमल और 10 का, डेसिमल और 100 का, इनका रिलेशन क्या होता है कि जब हम डेसिमल में मल्टीप्लाई करवाते हैं और 10 से करवाते हैं, तो डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाता है, एक प्लेस राइट में, और जब हम डिवाइड करते हैं तो जितने जीरो से हम डिवाइड करते हैं, तो उस हिसाब से डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, फिर एक प्लेस लेफ्ट चला जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर डेसिमल के साथ 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक प्लेस जो है राइट में शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, तो कहाँ क्या हो जाएगा? ये 6.66666, और ऐसे ही कंटिन्यू। क्लियर है बात? अब देखो, अब अगर मैं इसको 10x इक्वल, मैं इसको ये लिख दूँ 6 प्लस 0.6666, तो कोई दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत है इसको लिखने में ऐसे? भाई क्यों लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे? तो समझो बात को। अगर मान लो मैंने लिखा 2 प्लस 0.3, तो इसका मतलब क्या होता है? 2.3 तो होता है। अब 2.3 को चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, कैसे लिख सकते हो आप? तो मैंने बस इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख दिया है, बड़ा करके लिखा, यानी 6.666 को हम 6 प्लस 0.666 लिख सकते हैं। चलिए जी, अगर इसको लिख सकते हैं, तो ये बताइए 10x इक्वल 6 प्लस, मैं इसको 0.6 के ऊपर बार नहीं लिख सकता? आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि अब मैंने उस रिपीटेशन को जो हो रहा था वापस मैंने बार की फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताना, क्या मैं इसकी जगह पर x लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि x ही तो इसके बराबर है। ये देखो ना, x को ही तो इसके बराबर माना है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब x आ जाएगा इसकी जगह पर, तो x को जब हम इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड पर, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, और ये बराबर आएगा 6 के। 10x में से x को माइनस करेंगे तो आएगा 9x इक्वल्स टू 6, और x की वैल्यू अगर मुझे चाहिए, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा, दोनों ही नंबर 3 से डिवाइड होंगे,
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2/3। बस यही आंसर है, यही है P/Q की फॉर्म जहाँ पर Q 0 नहीं है। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से इसका तरीका होगा रिप्रेजेंट करने का। 0.6 के ऊपर बार, इसको हमने किस फॉर्म में लेके गए, हम P/Q की फॉर्म में लेके गए, यानी एक रेशनल नंबर की फॉर्म में हम इसको लेके गए हैं जहाँ पर P और Q दोनों इंटीजर हैं और Q की वैल्यू 0 भी नहीं है। क्लियर है बात? समझ रहे हो या नहीं, ये बताओ पहले, समझ में आया? चलो फिर अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, इसका जो सेकंड पार्ट है, थर्ड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है, 0.47 के ऊपर बार। यहाँ पर देखना 4 के ऊपर बार नहीं है, कभी आप 4 के ऊपर भी बार समझने बैठ जाओ, यहाँ 0.47 के ऊपर बार है। तो इसको भी अगर मैं बोलूँ कि लेट माना x इक्वल 0.47 के ऊपर बार, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल टू 0.477777, यानी रिपीटेशन सिर्फ 7 का है, 4 का नहीं। ठीक है, अब अगर रिपीटेशन सिर्फ 7 का है तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना आपको ना मुझे। हाँ, क्या दिक्कत होगी, क्योंकि अभी हमने सीखा है इस चीज़ को कि हम रिपीटेशन को बार से लिख सकते हैं और बार को वापस रिपीटेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर से मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, जब 10 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 0.47777 और ये इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाई 10। अब फिर से वही बात मैं बोलूँगा, जब 10 मल्टीप्लाई करेगा तो ये डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ, बोलो। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? पक्का आ गई समझ में कि नहीं आई? चलो अब मुझे बताना, मैं 10x इक्वल इसको क्या लिख सकता हूँ 4 प्लस इसको 0.77777 लिख सकता हूँ कि नहीं? आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो चीज़ है, मुझे इसको ये जो चीज़ लिखे ना 777, ये वाली जो चीज़ है, मुझे हर हाल में ये इसी फॉर्म में वापस चाहिए। तो कैसे आएगी? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, इसको आना होगा, इसको तो आना होगा, और नहीं आएगी तो हम ला देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। 10x इक्वल ये 4 है प्लस, अब आप मुझे ज़रा ये बताना, अगर मैं इसको यहाँ 0.3 प्लस 0.4777 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है? आप बोलोगे सर ये क्या किया आपने तो ये हमारी समझ से बाहर की बात कर दी है। मैंने बाहर की बात नहीं की है, बस मैंने इस 777 में से 0.3 बाहर निकाल लिया है, 0.3 बाहर निकाला है। देखो कैसे, अगर मैं 0.7777 से 0.3 बाहर निकालूंगा तो यहाँ तो 000 रहेगा। मैं अगर ये बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, बस यही तो किया है मैंने इसमें से 0.3 को बाहर ले लिया है। और 0.3 को मेरा बाहर लेने का रीज़न क्यों लिया मैंने इसको बाहर? क्योंकि मुझे वहाँ पर वापस से वही फॉर्म चाहिए। कौन सी फॉर्म चाहिए? 0.4777 चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अब अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ये 4.3 और प्लस में हो जाएगा 0.47777 एंड ये इनफाइनाइट तक चली जाएगी बात। उसके बाद ये 10x होगा इक्वल ये 4.3 होगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.47 के ऊपर बार, 0.47 के ऊपर बार इसको मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ जल्दी बोलो, एकदम बोलो हाँ लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ तो अब आप मुझे बताना, ये 10x होगा, ये 4.3 है, यहाँ पर मैं x नहीं लिख सकता? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि x ही तो 0.47 के ऊपर बार के बराबर है। अब ये x इधर आएगा, जब ये x लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये उधर से इधर आएगा तो ये माइनस होगा कि नहीं? क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 4.3 होगा यहाँ पर।
अब 10x में से अगर x जाएगा तो कितना आएगा 9x इक्वल्स टू 4.3 इक्वल्स टू 4.3। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.3/9, और जब पॉइंट हटेगा यहाँ से तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा और फाइनल आंसर क्या था, कितना आएगा हमारा 43/90। तो ये होगा 0.47 के ऊपर बार को P/Q की फॉर्म में लिखने का एक मेथड। ये P/Q की फॉर्म है जहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं है। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया कि 0.47 के ऊपर बार को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा बैक करके इसको दोबारा से देख लो, या इसको यहीं पॉज करके एक बार समझ लो दोबारा से। ठीक है, उम्मीद है वैसे आपको ये पहली बार में ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक इतना करा देता हूँ, बेसिक चीज़ें इतनी बता देता हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा एक एक चीज़ को डिटेल में बता के। ठीक है ना? चलो अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, 0.001 इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, चलिए भाई, चलो 0.001 इसके ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री का क्वेश्चन नंबर थर्ड 0.001 और इसके ऊपर है बार। अब इसके ऊपर बार है तो क्योंकि ये किसी के इक्वल नहीं तो मैं इसको मान लेता हूं, लेट माना x बराबर है 0.001। अगर x बराबर इसके इक्वल है और इसके ऊपर ये बार है तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0.001 001 001 और ऐसे ही आगे कंटिन्यू है, क्योंकि रिपीटेशन को शो करता है और जितने नंबर के ऊपर आता है उनका रिपीटेशन शो करता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करा लो, तो आप कराओगे 10 से मल्टीप्लाई? नहीं, क्योंकि उससे कोई भी बेनिफिट नहीं है। अब मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना है, मुझे कैसे पता चलेगा? ये आपको बताएगा बार। कौन बताएगा? बार। कितने नंबर के ऊपर में बार है बताओ जरा, यहाँ पर कितने नंबर के ऊपर बार लगाया? आप बोलोगे 3 नंबर के ऊपर बार है सर। 3 नंबर के ऊपर बार है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ पर कितने जीरो से मल्टीप्लाई करना है? 3 जीरो वाले नंबर से, यानी आपको यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कराना है। किससे मल्टीप्लाई कराना है? 1000 से। मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, तो हमें दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कराना है, तो इधर हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 0.001 001 और ऐसे ये चलेगा मल्टीप्लाई बाई 1000। क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1000x इक्वल्स टू, अब ये यहाँ पर 3 जीरो के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है तो डेसिमल 3 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और 3 प्लेस राइट में शिफ्ट होगा तो हो जाएगा 100। अरे ये उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। ये 100 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 001.001 और ऐसे ही आगे भी 001 है। ठीक है, ये कंटिन्यू चल रहा है। अब इसको मैं और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1.001 और ऐसे ही है कंटिन्यू। अब आप मुझे बताना, क्या मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको प्लस में नहीं लिख सकता कि ये 1000 हो जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू ये 1 प्लस 0.001 और ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा आगे, ये कंटिन्यू रहेगा। अब ये 1000 हो जाएगा यहाँ पर 1000x इक्वल्स टू 1 प्लस और ये हो जाएगा 0.001 के ऊपर बार, ये हो जाएगा 0.001 के ऊपर बार। क्लियर है बात? अब ये जो नंबर है 0.011 के ऊपर बार, ये जो नंबर है इसको मैं x लिख सकता हूँ कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो, क्योंकि इसी को तो माना था x, इसी को तो हमने x के बराबर माना था। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, 1000x इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब अगर मैं यहाँ से x को लेफ्ट में लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 1000x
माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। अब 1000 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 999x इक्वल्स टू 1, और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगी 1/999, और ये हमारी p/q की फॉर्म है जहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं है, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसके 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट मैंने आपको समझा दिए कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लेना, इनके सारी की सारी जो क्वेश्चन है इनको आप अच्छे से देख लेना और कर लेना। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करके आना है और आपको बेहतरीन एक स्कोर करने को मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें लिखा है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम करते हैं, और इसमें हमें बोला है कि आपको 0.99 को रिप्रेजेंट करना है एज ए p/q की फॉर्म में। p/q की फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो अगर ये 0.99 है, 0.99999 और ये आगे कंटिन्यू है, तो इसको 0.9 के ऊपर बार भी बोला जा सकता है। तो ये कितने नंबर के ऊपर में बार है, एक नंबर के ऊपर में बार है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ लेट x इक्वल्स टू 0.9999 एंड सो ऑन, आगे ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कराऊँ, बताओ किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा। अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई किससे करना है, जवाब कौन देगा, तो कौन देगा, जितने नंबर के ऊपर में बार लगा हुआ है। तो बार कितने पे है, एक डिजिट पे है, तो एक डिजिट पे है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10। अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई हम करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.9999, और ऐसे ही चलता रहेगा और मल्टीप्लाई कर लेगा यहाँ पर 10। जब 10 मल्टीप्लाई करेगा तो डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा और ये होगा 9.999, और ऐसे ही आगे कंटिन्यू। उसके बाद 10x इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 0.999, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम लिख सकते हैं तो इसी को तो हमने, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो इसी को तो हमने x माना है, इसी को तो x माना है, तो इसको हम x लिख सकते हैं, तो हो जाएगा प्लस में x, प्लस में x। चलो अब यहाँ से अगर मैं 10x को इधर लेके आता हूँ तो ये माइनस में हो जाएगा और इधर आ जाएगा 9। 10x में से x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9x, 9x की वैल्यू कितनी आएगी 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 9, और x की वैल्यू कितनी आएगी 1, x की वैल्यू कितनी आएगी 1। ये क्या हुआ, मतलब 0.9999 किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि 0.99999 यानी कि अप्रोक्सीमेट, आप इसको 1 मान लो, एक मान लो इसको। जैसे मैंने आपको पाई की वैल्यू बताई थी कि इसको अप्रोक्सीमेशन में 22/7 मान लिया जाता है, वैसे ही 0.9999 और ये 1 के बहुत करीब होता है ना, इट इज़ वेरी नियर टू 1, इसलिए इसको एक, इसका आंसर आता है 1 आता है। आप इसका प्रूफ भी देख पा रहे हो। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। तो बस यही इसमें सरप्राइजिंग बात थी कि आप इसके आंसर से सरप्राइज्ड होते हो। अब आप कहोगे कि सर ये तो p/q की फॉर्म में नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या मैंने आपको ये बात नहीं बताई रेशनल नंबर में कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, नहीं बताई, बताओ, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल। तो ये एक नेचुरल नंबर है कि नहीं है, हाँ, तो ये रेशनल नहीं बन सकता, इसके अपॉन पर 1 लिख दो, बन गया, ये लो p/q की फॉर्म। तुम ये पढ़ते नहीं हो, बाद में जाके रिवाइज नहीं करते हो। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में मैंने बताया, यहाँ शुरू कराने से पहले मैंने सारी चीज़ें बताई। तो ये तो ऑलरेडी रेशनल है, आपको समझ जाना चाहिए कि नेचुरल नंबर है तो ये तो रेशनल है ही। अब ये रेशनल है तो p/q की फॉर्म में इसको लिखना बड़ा आसान काम है, इसके अपॉन पर 1 लिख दो। समझ में आया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को करने के बाद कुछ दिमाग खुला, कुछ मजा आया कि नहीं, बताओ। और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दो एकदम, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके जो बाकी क्वेश्चन है इसके सेकंड पार्ट में आपको मैं करवाऊंगा। इसमें थोड़ा समझाना था, चीज़ें बतानी थी, है ना। इसमें रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग, ये सारी चीज़ें बतानी थी, इसलिए थोड़ा लंबा चला है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। What can the maximum number of digits be in the repeating blocks of digits in the decimal expansion of 1/7 17? ये कह रहा है कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपको 1 को 17 से डिवाइड करना है और आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट वो कितनी है जो इसमें रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। वो डिजिट आपको बतानी है कितनी होंगी जब आप 1 को 17 से डिवाइड करते हैं, और परफॉर्म करने के लिए आपको इसको डिवाइड करके दिखाना है। तो कर लेते हैं डिवाइड, कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, 1 को 17 से डिवाइड करना और कुछ नहीं करना। और जितनी डिजिट आएंगी जब रिपीट होना शुरू होगा तो बताना है कि कितने डिजिट के बाद वो रिपीट होना है, बस ये बताना है। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो डेसिमल के साथ एक जीरो बढ़ा दो, फिर डेसिमल लगा एक जीरो और बढ़ा लो। 17 से जब डिवाइड करेंगे तो 17 5 जा कितना होता है 85, और 17 6 जा कितना होता है 102। तो आप बोलोगे 17 पंजे होता है 85 और 17 छक्का होता है 102, ठीक है। तो यहाँ पर आप 85 लोगे, 85। अब जब ये माइनस होगा तो 100 में से 85 जाएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे आएगा 15। कितना आएगा 15, 15 डेसिमल लगा जीरो बढ़ा लो। 17 सत्ते कितना होता है बताओ 119 होता है। 17 अट्ठे 133 होता है। 17 नंबर कितना होता है 153। 17 9 जा कितना होता है 153। लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो हमें कितना लेना है 17 8 जा, 17 8 जा कितना होगा 136, 136। अगर नहीं आता तो डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करा सकते हो। 8 7 जा 56 का 6 5, और 8 1 जा 8 और 5 13, ऐसे भी आप कर सकते हो। यहाँ से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, 14 आएगा। 14 है, डेसिमल लगाए, फिर से यहाँ जीरो बढ़ा लेते हैं। अब फिर से वही कहानी है, फिर से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से कितना आएगा 136 आएगा। फिर यहाँ से रिपीट करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बोलोगे हाँ 4 बचेगा। 4 बचेगा तो डेसिमल लगाइए तो 40 हो जाएगा। 17 टू जा कितना होता है 17 टू जा होता है 34। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 आएगा। फिर से यहाँ डेसिमल लगा है तो जीरो बढ़ा लेंगे, है ना। और 17 3 जा कितना होता है, तो बोलोगे 51 होता है। 17 या 51 होता है। उसके बाद में बचेगा 9, तो 9 को हम यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है भैया। 9 को हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर 9, ठीक है। डेसिमल लगा है तो जीरो बढ़ा देंगे। फिर 17 5 जा फिर से कितना होगा 85 होगा। 17 5 जा 85। फिर से कितना आएगा, यहाँ से 90 में से 85 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। आएगा कि नहीं, 90 से 85 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। डेसिमल लगा है, फिर से यहाँ जीरो बढ़ा देंगे तो अब कितना हो जाएगा 17 टू जा 34। 34 कितना बचेगा, यहाँ से 10 में से 4 जाएगा तो आएगा 6। यहाँ से 4 में से 1 गया 3 जाएगा तो आएगा 1 16। फिर से यहाँ डेसिमल लगाया तो जीरो बढ़ा लो। 17 9 जा कितना हो जाएगा 17 9 जा 153, 153। अब कितना बचेगा यहाँ से बताओ, तो यहाँ से आ जाएगा कितना सिर्फ 7, सिर्फ 7 बचेगा। और 7 बचेगा तो यहाँ फिर से हो जाएगा 70, डेसिमल लगाए तो जीरो बढ़ा लो। 70 70 हो जाएगा तो कितना आएगा 17 4 जा कितना होता है 17 4 जा कितना होता है, तो 68 होता है। 68 होता है। 70 में से 68 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 आ गया। फिर से यहाँ पर 20 हो जाएगा। 20 होगा तो 17 1 जा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा, है ना। फिर से इधर आ जाते हैं। 20 में से 17 जाएगा तो कितना आएगा, तो 20 में से 17 जाएगा तो आएगा 3। और फिर से यहाँ डेसिमल लगाए, यहाँ पर 17 1 जा 17, यहाँ पे 1। उसके बाद फिर से 17 1 जा 17, ठीक है। 17 1 जा 17 है। तो अब 30 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 13। कितना आएगा 13, 13 आएगा। उसके बाद फिर से डेसिमल लगा लेंगे। अब कितना हो जाएगा 17 8 जा कितना होता है 17 8 जा होता है 136। 17 7 जा कितना होगा 119 होगा। कितना बचेगा यहाँ से बताओ, 17 सत्ते 119 होता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से बचेगा कितना 11, 11। अब ये हो गया 110, यहाँ पे आ जाएगा 110 हो जाएगा। 110 हो जाएगा तो फिर से 17 सत्ते 119 होता है, और 17 छिका 102 होता है। 17 छिका 102
कितना बचेगा यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 1, 12 आ जाएगा यहाँ पर 12। 12 तो फिर से कितना हो जाएगा ये 120 हो जाएगा। अब फिर से 120 हो गया तो फिर से 17 सत्ते 119, 119, 17 सत्ते 119। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 120 में से 19 जाएगा तो कितना आएगा 1। अब उसके बाद में फिर कितना 0, फिर 1 0 और 100। अब आपने देखा कि आपने 100 को ही तो डिवाइड करना शुरू किया था भाई। किसको डिवाइड करना शुरू किया था? 100 को। किसको डिवाइड करना शुरू किया था? 100 को। वापिस रिमाइंडर पे क्या आ गया है 100, यानी ये प्रोसेस आपको फिर इतना लंबा दोबारा करना होगा, और करना होगा तो ये वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएगी अब। और रिपीट होना शुरू होगी तो कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रही है बताओ जरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रही है? 12 डिजिट्स के बाद ये वैल्यू रिपीट होगी। तो इसका आंसर हमें यही चेक करना था कि कितने डिजिट के बाद ये अपने आप को रिपीट करना शुरू करेगा, वो आपको बताना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। तो द डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 12। द डिजिट्स इज रिपीटिंग ब्लॉक इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 12। कितने डिजिट्स हैं वो? 12 डिजिट्स के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ the digits in repeating block is 12। जो रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट है वो कितनी है? 12 है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ? 1 को 17 से डिवाइड करना, एक बार घर पे बैठ के डिवाइड करके देखना इसको, ठीक है? अब कहोगे 17 की टेबल ही नहीं याद है तो लो, टेबल कौन याद करेगा बताओ? टेबल ही याद करो पहले तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है? और उससे पहले मैंने ये चैप्टर हमारा था, और इससे पहले मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई कि रेशनल नंबर क्या, रेशनल और इरेशनल में कैसे कोई नंबर हम डेसिमल में चेंज करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है उसी को हम रेकरिंग डिजिट बोलते हैं। और ये बार क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट आपको समझाने की कोशिश की है कि मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो उम्मीद यही करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आ रही होंगी चीज़ें समझ में। बाकी आपकी तरफ से कोई सजेशन होता है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भैया आप थोड़ा ये इम्प्रूव कर लीजिए, या हमें थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है उसको आप मुझे बता सकते हो, या जो भी आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए आप मुझे बता सकते हो। अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दे देना। उसके बाद वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो बच्चे फीस दे के कहीं ट्यूशन उनको नहीं अवेलेबल होता है, जो नहीं तैयारी कर सकते, तो वो मेरे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं। अभी इस पर मैं 10th क्लास का भी कोर्स शुरू करने वाला हूँ। तो जो आपके भाई बंधु 10th क्लास में हों, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या फिर वो सीबीएसई बोर्ड के हों, यानी उनके स्कूल में चाहे एनसीईआरटी की बुक चलती हो या यूपी बोर्ड की आरडी शर्मा चलता हो, कोई भी बुक चलती हो, मैं सारी बुक को यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। और कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आप अपनी बुक का नहीं बना पाओगे, तो उनको भी बता देना कि ऐसे कि भैया ये एक चैनल है, हम इनसे यहाँ से पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से, जो भी आपका फीडबैक है वो बताना, उनको एक बार सजेस्ट कर देना। उनकी बाकी इच्छा है वो वीडियो को देखेंगे तो वो अपने आप ही जुड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।